मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम गांधी युग की बात कर रहे थे और गांधी युग जो तृतीय चरण के नाम से स्वतंत्रता आंदोलन का जाना जाता है, तो आज गांधी युग में हम असहयोग और खिलाफत आंदोलन, कल हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय को हमने देखा। दक्षिण अफ्रीका में वो किस प्रकार से आंदोलन में सफल होते हैं, ये बातें हमने देखा। और जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल होते हैं और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कुछ अपने संस्थान भी स्थापित किए। संस्थान का मतलब ये है कि आंदोलन करने का एक केंद्र उन्होंने बनाया। जैसे एक आपका है टॉलस्टॉय फार्म आश्रम की उन्होंने स्थापना किया। नटाल कांग्रेस की भी उन्होंने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की भी उन्होंने स्थापना किया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने किया। जैसे आपका नटाल है, आइए हम इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस यानी नटाल प्रांत, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। नटाल आपका कहाँ पर है प्रांत? दक्षिण अफ्रीका में। ये नटाल प्रांत हो गया। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने किया। इसी प्रकार से थोड़ा सा इनको हम जानेंगे, क्योंकि भारत जब आते हैं तो भारत में भी इन्होंने अपना एक केंद्र बनाया और केंद्र बनाकर राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और यहीं से रहकर योजनाओं को बनाते थे। तो जैसे अफ्रीका में इन्होंने किया, इसी प्रकार से एक इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की भी क्या किया, स्थापना किया। टॉलस्टॉय आश्रम या फार्म की भी इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। और ये आपका है टॉलस्टॉय है, ट्रांसवाल है। टॉलस्टॉय कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में। इसी प्रकार से इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना किया। फिनिक्स आश्रम इन्होंने बनाया। ये भी आपका कहाँ, ये सब दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। फिनिक्स आश्रम भी इन्होंने बनाया। और ये आपका कहाँ पर? डरबन। डरबन आपका है, डरबन है आपका दक्षिण, ये सब दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका, ये भी आपका कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। इसी प्रकार से जब 14 में वहाँ पर 1914 ईस्वी में सरकार सभी कानून जब वापस लेती है, तो जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आते हैं। जनवरी 1915 ईस्वी में कहाँ पर आते हैं? भारत आते हैं। भारत आते हैं। जब जनवरी 1915 ईस्वी में ये भारत आते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। कहाँ पर भाई? अहमदाबाद में सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अहमदाबाद 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह क्या बनाया इन्होंने? आश्रम बनाया। इसके बाद इसी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, नदी के किनारे इन्होंने 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम इन्होंने क्या किया? बनाया। आगे हम चलते हैं। साबरमती आश्रम भी आप जान गए, कई बार एग्जाम में आपका आया, कब ये स्थापित हुआ, कब आपका सत्याग्रह आश्रम, ये भी आपका अहमदाबाद में। लेकिन साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में इन्होंने क्या बनाया भाई? अहमदाबाद में 1917 में साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया। इसी प्रकार से सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम का भी इन्होंने निर्माण किया। ये आपका कहाँ पर? वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में। और यही इनके केंद्र थे जहाँ पर ये स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियाँ तैयार करते थे
और सबसे ज़्यादा ये अपना समय साबरमती आश्रम में रहकर अपना रणनीतियाँ तैयार करते थे। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप जानते रहिएगा कि जब भारत आते हैं तो सत्याग्रह आश्रम स्थापित करते हैं, फिर साबरमती आश्रम, फिर सेवाग्राम आश्रम की वर्धा महाराष्ट्र में ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो सब आपको यहाँ पर क्लियर किया गया ये 3 बातें, और यहीं से रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देते हैं। और आज का जो हमारा है असहयोग और खिलाफत, ये दोनों आंदोलन आप जान लीजिए, चाहे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन साथ साथ चलते रहे। और पृष्ठभूमि में चीज़ें हैं, आइए हम देखते हैं ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि बनती है जो खिलाफत आंदोलन के लिए, और कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि है जो असहयोग आंदोलन के लिए तैयार होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन। तो चलिए, खिलाफत आंदोलन है क्या, क्या इसका मतलब है, इसके विषय में हम पहले जानते हैं। ये जो खिलाफत शब्द है, खिलाफत शब्द आपका आया किससे, खलीफा से। खलीफा आप एक शब्द सुने होंगे, खिलाफत शब्द किससे आपका आया, खलीफा से। खिलाफत शब्द किससे भैया आपका बनता है, खलीफा। और खलीफा आपके कौन होते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, हम ये कहें हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का जो प्रचार आपका किया, करने वाले ही क्या कहलाते हैं, धर्मगुरु, खलीफा कहलाते हैं। और खलीफा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये जनता के क्या होते हैं, प्रतिनिधि हैं। जनता के आपके क्या हैं, प्रतिनिधि हैं। जनता के ये प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इनका कार्य क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इन्हीं की विचारधारा, ये प्रतिनिधि हैं, इनकी विचारधारा ही क्या कहलाती है, इनकी विचारधारा ही आपकी क्या कहलाती है, खिलाफत कहलाती है। इनकी विचारधारा को ही हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, खिलाफत नाम देते हैं, खिलाफत नाम देते हैं। तो आइए, यहाँ पर हमने देखा कि खिलाफत आपका क्या है। अब बात ये आती है कि खिलाफत आंदोलन जो भारत में चला, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण थे, किस कारण से भारत में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, मुसलमानों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन चलाया। तो आइए देखते हैं कारण में। यहाँ पर हम देखते हैं तो जो मुख्य आपका कारण को आपको अगर समझना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत के जो मुसलमान थे वह ब्रिटिश सरकार के समर्थक बने थे। जैसे आपने देखा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो विवाद की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई, बंगाल विभाजन से शुरू होता है। और यहाँ पर अब हम देखना चाहते हैं कि क्या कारण बनता है जो खिलाफत आंदोलन में। तो कारण यहाँ पर था प्रथम विश्व युद्ध। कौन था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपका चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन दिया। भारतीय मुसलमानों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार का समर्थन दिया। अब ब्रिटिश सरकार का जो समर्थन किया, ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। अब समर्थन तो किया, लेकिन इन्होंने अपनी एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी, उस शर्त को आप जान लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का क्या किया, समर्थन किया। लेकिन समर्थन करने से पहले इन्होंने अपनी एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी कि यहाँ पर यानी इस्लाम धर्म को हानि नहीं होनी चाहिए, यानी इस्लाम धर्म पर कहीं भी प्रहार नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या था, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए स्थल, इस्लाम धर्म से
इस्लाम धर्म से जुड़े स्थल, इस्लाम धर्म से जुड़े स्थल को हानि नहीं होनी चाहिए, स्थल को हानि नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये था कि इस्लाम धर्म पर भी हानि नहीं। दो चीजें हैं, कोई भी अगर इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है तो उस स्थल की सुरक्षा का दायित्व तो आपका होगा। कहीं भी इस्लाम धर्म पर आप प्रहार नहीं करेंगे या उनकी विचारधाराओं पर भी प्रहार नहीं करेंगे। तो ये दो शर्तें इन्होंने रखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में हम आपका सहयोग तो देंगे, लेकिन किसी भी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए स्थल को आप नष्ट नहीं करेंगे, इस्लाम धर्म के जो खलीफा हैं उनको आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान थे, विश्व के सभी मुसलमान उनको अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, इस्लाम धर्म से जुड़े स्थल को हानि नहीं और खलीफा को हानि नहीं होनी चाहिए, खलीफा को हानि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या, उस समय तो ब्रिटिश सरकार ने भाई मान लिया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब आपका समाप्त होता है तो ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक समझौता होता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आते हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन और तुर्की के सुल्तान के मध्य आपका क्या होता है, या सुल्तान के मध्य समझौता होता है, के मध्य आपका क्या होता है? समझौता। तो यहाँ पर आप जानते रहिए कि हुआ क्या, क्या परिस्थितियां बनी जो भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ गई। तो ये परिस्थितियां यही आपकी बनती हैं जो इनकी दो शर्तें थीं कि किसी स्थल को हानि नहीं, खलीफा को कोई हानि नहीं, क्योंकि तुर्की के सुल्तान को विश्व के मुसलमान, भारत सहित विश्व के मुसलमान अपना खलीफा मानते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक समझौता होता है जिसे सेवर्स की हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सेवर्स की क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इस समझौते में क्या क्या बातें हैं आगे हम देखते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें की गई? तो ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान को के समस्त अधिकार को क्या किया? समाप्त किया। जब ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार को समाप्त किया तो विश्व के सारे मुसलमान ब्रिटेन के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। और उसी क्रम में भारतीय मुसलमान भी क्या हो गए? ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो गए। यानी जो समर्थक थे यहाँ पर आ जाएगा क्या हो गए? विरोधी हो गए। और उसी विरोध में इन्होंने खिलाफत आंदोलन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ब्रिटेन ने क्या किया भाई। तो ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार क्या किए? समस्त अधिकार समाप्त कर दिए, अधिकार समाप्त कर दिए। और इसी कारण से भारतीय मुसलमानों ने समाप्त कर दिए और इसी कारण से भारतीय मुसलमानों ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो आइए हम देखते हैं अब खिलाफत आंदोलन जो आपका होता है इसके प्रमुख नेता कौन? यानी शुरू में मांग रखते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए और तुर्की के सुल्तान के अधिकार को वापस किया जाए। क्या ये मांग रखते हैं? किन उद्देश्यों को लेकर ये अपना आंदोलन शुरू करते हैं? तो इनका उद्देश्य ये था कि तुर्की के सुल्तान के अधिकार को क्या किया जाए? के अधिकार को वापस किया जाए, वापस। और क्या था? दूसरा ये था कि इस्लाम से जुड़े स्थल, इस्लाम से जुड़े क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए,
क्षेत्र को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। और जब ऐसा संभव नहीं था तब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और 1918 से 1919 ईस्वी के मध्य इसकी शुरुआत आप करते हैं अली बंधु। कौन हो गए भाई आपके, अली बंधु। अली बंधु यानी मोहम्मद अली और आपके हो गए शौकत अली। इतिहास में ये कई बार आपका ये भी प्रश्न आता है कि अली बंधु कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो दो भाई हैं, इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली इस दौरान 1918 से 1919 ईस्वी के मध्य ये खिलाफत आंदोलन की बागडोर अली बंधु के हाथ में थी, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका शुरुआत किया और बाद में हकीम अजमल खां। संकल्प आपका क्या है, पुल्लिंग है। अजमल खां मौलाना यहाँ पर अबुल कलाम अपादान कारक हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद, आगे मौलाना अबुल कलाम आजाद आज जैसे नेता भी इससे क्या हो गए, निम्न में कौन सा शब्द तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु से होती है। मोहम्मद अली और शौकत अली और अन्य नेता भी इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इसी प्रकार से ये आपका एक पहला सम्मेलन, इनका एक जो आपका सम्मेलन होता है दिल्ली में, कहाँ पर सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो आपका सम्मेलन होता है, ये आपका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें आपका कष्ट, सेना, क्षमा, आशा कहाँ पर होता है भाई, तो कष्ट आपका, ये ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न आपका बन चुका है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन 1919 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया, तो 1919 ईस्वी में सम्मेलन आयोजित किया गया नहीं, दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, बात अगर अध्यक्ष की आती है तो अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी। निम्न में कौन सा शब्द भारत में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम ब्रिटिश सरकार ने किया और इस समय महात्मा गांधी ने एक उचित अवसर पाया और उचित अवसर पाकर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। और इस भाषण के दौरान इन्होंने बात एक किया, स्वदेशी की बात किया और असहयोग, स्वदेशी और असहयोग, यानी हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और ब्रिटिश सरकार का अब सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि अब हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, जिसका खिलाफत कमेटी यानी खिलाफत आंदोलन से जुड़े लोगों ने सहयोग किया, स्वागत किया। बात यहाँ तक समझे होंगे कि यहाँ पर अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है नई दिल्ली में होता है और अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, महात्मा गांधी को। और स्वदेशी और असहयोग के प्रस्ताव की बात अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी कहते हैं, जिसका खिलाफत कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने समर्थन किया। खिलाफत कमेटी से जुड़े लोग ने क्या किया, खिलाफत कमेटी से जुड़े लोगों ने क्या करते हैं, जुड़े लोग समर्थन करते हैं, जुड़े लोग समर्थन करते हैं। कौन सा है, तो आइए तो यहाँ पर हमने देखा कि समर्थन करते हैं। फिर आगे क्या होता है, हमेशा ब्रिटिश सरकार को मौका देते हैं महात्मा गांधी। इन्होंने कहा, इन्हीं के सुझाव पर, महात्मा गांधी के सुझाव पर, या हम कह सकते हैं गांधी जी के सुझाव पर एक शिष्टमंडल आपका जाता है। गांधी जी के सुझाव पर एक दूत मंडल, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है,
पायल, ब्रिटेन तलवार, भेजा जाता कैमरा, है। कहाँ प्लेट। भेजा जाता है भाई? हमने आपको बताया ब्रिटेन है कि भेजा इसमें आपके जाता जो है। चिकनी और स्लिम वस्तुएं होती ब्रिटेन हैं भेजा जाता प्रायः है। स्त्रीलिंग में होती हैं, और ये और भी जो टेढ़ी प्रश्न मेढ़ी आपका आ चुका खुरदरी है, वस्तुएं इस होती जो हैं दूत वो मंडल पुल्लिंग आपको में लिखा ब्रिटेन जाता भेजा है। जाता है, इसका शक्तिबोधक कारण शब्द क्या भी था? प्रायः स्त्रीलिंग वायसराय में ही से आते हैं। मिलना, तलवार, गदा, तोप वायसराय से सब स्त्रीलिंग में आते मिलना, हैं, है ना। तो मिलना पायल आपका और समस्याओं स्त्रीलिंग से है, अवगत कराना, समस्या से तलवार क्या भी करना? स्त्रीलिंग है, अवगत कराना, और प्लेट चिकनी वस्तुएं समस्या होती हैं, से स्लिम होती हैं, अवगत कराना। ये भी आपका और ये जो स्त्रीलिंग में आपका ही है। दूत मंडल भेजा गया, इस कैमरा दूत आपका मंडल टेढ़ा के जो मेढ़ा होता है, अध्यक्ष थे खुरदरा डॉक्टर होता है अंसारी, कि आपका यहाँ पर हम देख लेते पुल्लिंग हैं में होगा। इसके अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए थे? डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में चलिए ब्रिटेन आगे एक चलते दूत हैं। मंडल भेजा जाता है, किसके सुझाव पर? महात्मा गांधी के निम्न में सुझाव कौन सा पर। शब्द और स्त्रीलिंग लेकिन है? जब ये ब्रिटेन दूत मंडल आपका के, भेजा पत्ता, गया सभा, डॉक्टर अंसारी चंदन। के नेतृत्व में, वायसराय से मिलना था, अपनी समस्याओं से क्या करना था? अवगत कराना था। और इस कारण से दूसरा जो दूत मंडल आपका भेजा गया, आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा दूत मंडल मार्च 1920 ईस्वी में भेजा गया। मार्च 1920 ईस्वी में अली बंधुओं के नेतृत्व में, अली बंधुओं के नेतृत्व में, अली बंधुओं के नेतृत्व में एक दूत मंडल आपका और जाता है। नेतृत्व में दूत मंडल भेजा गया या दूत मंडल गया इसमें इससे आपका मिलने। वही इसमें कौन सा प्रक्रिया शब्द फिर दोहराई स्त्रीलिंग गई। है? वायसराय से वह मिलने के लिए प्रवेश किया अली बंधुओं के तो यहाँ नेतृत्व में पर एक दूत मंडल पुल्लिंग दोबारा है, भेजा गया मार्च पत्ता भी पुल्लिंग 1920 होता है, ईस्वी में। पत्ता गिरता और है, चंदन भी लेकिन पुल्लिंग है। यहाँ पर सफलता सभा का नहीं गठन की मिली, जाती है, सफलता सभा की नहीं जाती है, मिली। कि आपका जब सफलता नहीं मिली स्त्रीलिंग है तो फिर आपका तो सभा एक आपका स्थान जिसका नाम स्त्रीलिंग है। इलाहाबाद। अगला आपका क्या है? इलाहाबाद, जून 1920 ईस्वी में। चलिए आगे चलते अब हैं। आगे यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं हैं। जून निम्न 1920 में कौन सा ईस्वी शब्द में स्त्रीलिंग है? रूप, इलाहाबाद, विदात, आय, सार। इलाहाबाद में संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त क्या होता है भाई? आपका अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी हिंदू मुस्लिम का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ? जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में संयुक्त अधिवेशन होता है। और यहीं पर दोनों इस संयुक्त अधिवेशन में असहयोग का निर्णय लिया जाता है। असहयोग जैसे अस्त्र का निर्णय, असहयोग आंदोलन जो आपका है, असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया जाता है। यानी दोनों लोग, खिलाफत कमेटी से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, ये संयुक्त इनका अधिवेशन जो आपका होता है इलाहाबाद में होता है। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया, असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। ये बात आपकी कहाँ पर होती है? इलाहाबाद, जिसे आज हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का या मनाया गया। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस आपका कब मनाया गया? 31 अगस्त 1920। तो ये बातें हैं आपकी। 31 अगस्त 20 को क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। लेकिन स्थितियां फिर बदलती हैं। ये घटना आपकी होती है 1924 ईस्वी की, 1924 ईस्वी। और 1924 ईस्वी में कमाल पाशा, तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है। तुर्की में किसकी सरकार बनती है भाई? कमाल पाशा की सरकार बनती है। कमाल पाशा की क्या होती है? सरकार आपकी बनती है। सरकार बनती है और ये जो है खलीफा के पद को ही समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं। खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं, समाप्त
कर देते हैं और जब खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं तो ये खिलाफत आंदोलन भी आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। खिलाफत आंदोलन भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया। देखिए यही वो घटना है 1924। और आपको ये बताया गया है कि खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ कब, 1924। और आपको याद होगा हम आपको बताए थे 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए थे लखनऊ में, और 1924 ईस्वी में बेलगांव जहां पर महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उसी के बाद फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। और यहाँ पर भी यही स्थितियां बनती हैं जब तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है, खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं, तो खिलाफत आंदोलन भारत में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भारत में क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन, जिसकी पृष्ठभूमि आपको बताई गई, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई। अब आगे जो हमारा टॉपिक है इसे हम कहेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन से पहले कल आपको बताया गया कि दो घटनाएं आपकी हुई थी। जैसे असहयोग आंदोलन का गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष का ये पहला चरण है। संघर्ष विराम संघर्ष हमने बताया था कि गांधी जी ने संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के तहत भारत को क्या किया था, स्वतंत्रता दिलाई थी। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का प्रथम चरण माना जाता है। ये प्रथम चरण माना जाता है, प्रथम चरण माना जाता है। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया, यह असहयोग ऐसे नहीं शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि थी, और वह पृष्ठभूमि क्या थी कि असहयोग आंदोलन में यानी 1900 जब ये भारत आते हैं, तो जब भारत 1915 में आते हैं तो उस समय ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हैं। ब्रिटिश सरकार का क्या करते हैं, सहयोग, सरकार का सहयोग। यह सहयोग इसलिए करते हैं कि इसके बदले हमें कुछ रियायतें प्राप्त होंगी। सहयोग करते हैं, और सहयोग करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण था कि हमें रियायत प्राप्त होगी। रियायत का मतलब कुछ हमें ढील मिलेगी। और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दिया क्या, ब्रिटिश सरकार ने दिया इन्हें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सभी आपके कारण बनते हैं। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो पृष्ठभूमि में आपके ये कारण बनते हैं। पृष्ठभूमि जो आपकी बनती है, तो पृष्ठभूमि में आपके कौन से कारण बनते हैं, पृष्ठभूमि आपकी है जैसे एक आपका है जलियांवाला रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट कल इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड था, हत्याकांड। दूसरा यहाँ पर पृष्ठभूमि में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, युद्ध के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ती मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति और इससे बेरोजगारी, बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी को क्या मिला, बढ़ावा मिला। भूखमरी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिला। तो ये आपका हो गया, बढ़ावा मिला। इसके कारण भी लोगों में क्या था, असंतोष व्याप्त था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। और तीसरा जो आपका है अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, जिसका नाम है खिलाफत के प्रति अन्याय।
खिलाफत के प्रति अन्याय, ये 3 आपके कारण बनते हैं, जिसके कारण असहयोग आंदोलन आपका क्या होता है, प्रारंभ किया जाता है। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हमने देखा असहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का यह प्रथम चरण माना जाता है। 1915 में आते ही ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हैं, इस लालच में कि इन्हें क्या मिलेगी, कुछ रियायत प्राप्त होगी। लेकिन रियायत के बदले इन्हें मिलता क्या है, मिलता है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ती मुद्रास्फीति जिसके कारण बेरोजगारी, भूखमरी को बढ़ावा मिला, गरीबी को, और खिलाफत के प्रति अन्याय, ये सब असहयोग आंदोलन की क्या बनाते हैं, पृष्ठभूमि बनाते हैं। या हम कह सकते हैं उपर्युक्त कारण असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उपर्युक्त आपके क्या हैं, कारण असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। चलिए मित्रों, आगे हम यहाँ पर देखते हैं, पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब जब पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो असहयोग आंदोलन ऐसे शुरू किया नहीं जाएगा। इसके लिए कांग्रेस का सम्मेलन होता है, और जिसे हम कहते हैं कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का एक क्या होता है, विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। यह विशेष अधिवेशन आपका आयोजित हुआ कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, और विशेष अधिवेशन आपका होता है कोलकाता में। कहाँ पर होता है भाई, कोलकाता में। कोलकाता में आपका होता है 1920 ईस्वी में, कोलकाता में हुआ 1920। अध्यक्ष इसके बने कौन, अध्यक्ष बनते हैं इसके लाला लाजपत राय, यही एक पहला अवसर है। लाला लाजपत राय इसके क्या बनते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। कहाँ पर, कोलकाता में। कब, 1920 में, जिसमें असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन का निर्णय, ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन का निर्णय किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया, तो एक विशेष अधिवेशन हुआ, और यह विशेष अधिवेशन आपका कहाँ पर होता है, 1920 में आपका होता है कोलकाता में, और ये आपका सितंबर 1920 ईस्वी का ये अधिवेशन है। माह आपका अगर पूछ ले तो सितंबर 1920 का ये आपका अधिवेशन है। अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय, और असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। अब ये निर्णय हो गया भाई। आगे हम देखते हैं, अगला यहाँ पर अगला है फिर कांग्रेस का एक होता है आपका वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का आपका क्या हुआ, वार्षिक अधिवेशन आपका होता है, वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन है ये दिसंबर में होता है, और दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ, और ये स्थान आपका कहाँ पर है, नागपुर में हुआ, नागपुर में। और इसके अध्यक्ष आपके बनाए गए, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष हुए वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी इसके क्या बनाए गए, वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष हुए। और इसी अधिवेशन में, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। का प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हुआ। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ये आपका नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे, अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। तो ये आपका हो गया, दिसंबर में आपका अधिवेशन हुआ। तो चलिए मित्रों, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि ये निर्णय तो आपका हो गया, लेकिन इसका बहुत से लोगों ने
विरोध किया। इस असहयोग आंदोलन का विरोध बहुत लोगों ने किया। तो विरोध में जो सबसे आपके प्रबल विरोधी पहले प्रारंभ में प्रबल विरोधी थे, प्रारंभ में क्या थे? प्रबल विरोधी। और प्रबल विरोधी में आपके प्रारंभ में कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, जो बाद में क्या होते हैं? बाद में विरोध वापस ले लेते हैं। बाद में विरोध क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। बाद में विरोध अपना क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। तो ये प्रबल प्रारंभ में प्रबल विरोधी थे और ले लेते हैं अपना विरोध वापस। चलिए, इसी प्रकार से एक विरोधी आपके हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने असहयोग आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। जब नागपुर में ये प्रस्ताव पारित हुआ तो विरोधी में लाला लाजपत राय भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, लेकिन चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय बाद में अपना विरोध क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास सबसे प्रबल विरोधियों में थे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रस्ताव पारित तो हो गया, अब आंदोलन प्रारंभ होगा और आंदोलन का कार्यक्रम हम 2 चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन आपका चलाया गया, ये इसका कार्यक्रम क्या था? किस कार्यक्रम के माध्यम से ये आंदोलन शुरू हुआ? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो आपका होता है, असहयोग आंदोलन की 2 कार्यक्रम थे, 2 कार्यक्रम। और 2 कार्यक्रम में आपका 2 कार्यक्रम और 2 कार्यक्रम में एक आपका हो गया नकारात्मक कार्यक्रम और दूसरा आपका हो गया जिसे हम कहेंगे रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक यानी यहाँ पर कौन कौन से नकारात्मक थे और कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम थे। और इसी दोनों कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन आपका क्या होता है? प्रारंभ होता है। आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920। 2 कार्यक्रम के तहत नकारात्मक और रचनात्मक 2 कार्यक्रम चलाए गए और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। 1 वर्ष में क्या करना भाई? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति, ये भी आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। किस आंदोलन का लक्ष्य था? 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। तो 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। असहयोग आंदोलन का क्या रखा गया भाई? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। तो चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ व्याख्या इनकी कर लेते हैं, क्या नकारात्मक था और क्या रचनात्मक था। तो नकारात्मक की कौन कौन सी ऐसी बातें की गई? नकारात्मक हम बात करें तो सबसे पहले हम नकारात्मक में आते हैं। नकारात्मक कार्यक्रम में आपका शामिल होता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी जो भारतीय हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उन्हें विशेष उपाधि प्रदान की गई है, राजकीय सम्मान उन्हें दिया गया है, उपाधियों का अंत या राजकीय सम्मान को वापस करना। राजकीय सम्मान जो उनको दिया गया है, सम्मान को वापस करना। तो पहला नकारात्मक में क्या था? उपाधियों का अंत, यानी कहने का मतलब ये है जो राजकीय सम्मान इन्हें दिया गया, जो इनको उपाधियां दी गई हैं, उसका यहाँ पर क्या करना? परित्याग करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उपाधियों का परित्याग, उपाधियों का परित्याग। तो
तो परित्याग में सबसे पहले भाई अगर कोई नेता है जिसने ये शुरू किया, जिसने पहली बार 1919 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की घोषणा किया था, तो पहली बार घोषणा आपको बताया गया है 1 अगस्त 1919 ईस्वी को पहली घोषणा असहयोग की किसने किया था? तो घोषणा आपने किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कि अब हम बहुत सहयोग आपका कर चुके हैं और अब हम आपका क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। ऐसी घोषणा पहली बार 1 अगस्त 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया था। अब आगे यहाँ पर उपाधियों का जब परित्याग की बात आई तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया? कैसर ए हिंद उपाधि, कैसर ए हिंद जुलू पदक इन्होंने क्या किया? वापस कर दिया। और इन्हीं को देखते हुए अन्य लोगों ने भी अपनी उपाधियों का क्या किया? परित्याग किया। जैसे आपका है जमनालाल बजाज, अगले आपके कौन हो गए? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया। राय बहादुर की उपाधि क्या किया? वापस कर दिए। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई सम्मान या उपाधियां हैं उनका परित्याग करना, जिसमें आपका है महात्मा गांधी का कैसर ए हिंद उपाधि और जुलू पदक जो मिला, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को क्या किया? वापस किया। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा आपका है न्यायालय का बहिष्कार। न्यायालय ये नकारात्मक में है आपका, न्यायालय का बहिष्कार। अब न्यायालय के बहिष्कार में भारत के बहुत से जो वकील थे जो अलग अलग न्यायालयों में वकालत करते थे, इन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। और जैसे आपका न्यायालय के बहिष्कार में आपका कौन हो गए? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश में आपके कौन हो गए? उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया भाई? जवाहरलाल नेहरू। मद्रास में सी राजगोपालाचारी, मद्रास में आपके कौन हो गए? सी राजगोपालाचारी। बंगाल में चित्तरंजन दास, बंगाल में कौन हो गए भाई? चित्तरंजन दास। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार में आपके हो गए। बिहार में आपके कौन हो गए? तो आइए देखते हैं। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। गुजरात में विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली में अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली ने वकालत करना छोड़ दिया। वकालत करना इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। तो इस प्रकार से देखें हम न्यायालय का बहिष्कार। अगला तीसरा नकारात्मक में ये है आपका सरकार से संबद्ध विद्यालय का बहिष्कार किया गया। सरकार से संबद्ध जो विद्यालय हैं उनका बहिष्कार। अगला है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
अगला क्या है आपका? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? नकारात्मक कार्यक्रम। यानी कि यहाँ पर हम अब इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? आपका नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं। जो भी आपका है विदेशी वस्तुएं हैं, इनका हमने बहिष्कार किया। सरकार द्वारा संबद्ध जो विद्यालय है उसका हमने क्या किया? बहिष्कार किया। न्यायालय आपका है, न्यायालय का भी हम क्या करते हैं? बहिष्कार। उपाधियां हैं, उपाधियों का भी हम क्या करते हैं? परित्याग करते हैं। चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो आपका रचनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया, रचनात्मक कार्यक्रम, तो रचनात्मक कार्यक्रम में जैसे हमने ये देखा, रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया। ये एक आपका ये हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का यहाँ पर क्या किया गया? का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत किया गया। कुछ विद्यालय स्थापित हुए। जब विदेशी विद्या यानी जो भी विद्यालय हैं सरकार से संबद्ध, उनका बहिष्कार किया गया, तो कुछ विद्यालय स्थापित हुए, स्थापित किए गए। जैसे आपका है काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, और इसी प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय लाहौर, राष्ट्रीय विद्यालय लाहौर, राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ? लाहौर, आदि विद्यालय असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए। ये विद्यालय क्या किए गए? खोले गए। ये सब आपके क्या हैं? रचनात्मक कार्य। अब हम अपने पर विश्वास करेंगे। दूसरा है, अगला जब हम देखते हैं, कताई बुनाई को बढ़ावा दिया गया। कताई बुनाई को क्या किया गया? बुनाई को बढ़ावा दिया गया। कताई बुनाई को बढ़ावा दिया गया। घर घर चरखे की गूंजने लगी, यानी घर घर में चरखे की आवाज सुनाई देने लगी। घर घर क्या हो गया? चरखे की आवाज सुनाई दी। ये आपका हो गया, आवाज सुनाई दी। तो इस प्रकार से ये सभी जो आपके कार्यक्रम थे वो क्या थे? आपके रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल थे। स्वदेशी का विस्तार किया गया। स्वदेशी का क्या किया गया? विस्तार किया गया। स्वदेशी का विस्तार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं को क्या करना है? हमें अपनाना है, और विदेशी वस्तुओं का हमें क्या करना है? बहिष्कार करना है। इसी रचनात्मक में अब हिंदू मुस्लिम एकता पर जो बल दिया गया, इसी में इस आंदोलन के एक वर्ष बाद 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। तिलक स्वराज फंड का क्या किया गया? फंड का गठन किया गया। गठन किया गया। अली बंधुओं ने सहयोग किया। 6 माह में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। 6 माह में कितना भाई? 6 माह में 1 करोड़ रुपया क्या हो गया? 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं? रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जो असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं।
अगला जो आपका कार्यक्रम है, यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। अब आगे हम देखते हैं कि इस आंदोलन का प्रसार, इस आंदोलन का प्रसार पूरे देश में हो गया। प्रसार कहाँ हो गया, पूरे देश में हो गया, पूरे देश में हो गया। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं इस आंदोलन का प्रसार पूरे देश में हुआ, जिसमें मध्यम वर्ग, ये आप जानते रहिएगा, मध्यम वर्ग छात्र कृषक, मध्यम वर्ग छात्र कृषक, कृषक आपके हो गए किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग छात्र किसान व्यापारी सभी, और महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने क्या किया भाई, भाग लिया। तो ये आपका हो गया कि इनमें सभी वर्गों का क्या था, साथ था। महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हुआ, महिला जो इसमें भाग ली, तो महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ विदेशी कपड़ा और शराब की दुकान पर धरना, शराब की दुकान पर क्या होना, पर धरना देना, ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो आप जानते रहिएगा महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया, और महिलाओं में विदेशी वस्तु। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य बातें अभी हैं जिन्हें हमें आज पूरा करना है। महिलाएं का विदेशी कपड़ा और शराब की दुकान पर धरना देना सबसे यहाँ पर सफल ये आपका आंदोलन था। आगे हम इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं रचनात्मक स्वदेशी के अंतर्गत जो हम आंदोलन का प्रसार, आंदोलन के प्रसार को अगर हम देखते हैं, ये असम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों ने आंदोलन किया। ये प्रसार किस प्रकार से हो रहा है इसको हमें देखना है। असम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों ने आंदोलन किया। इसी प्रकार से केरल में मोपला विद्रोह हुआ। केरल में मोपला विद्रोह आपका होता है। आगे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन शुरू होता है। वन कानून के विरुद्ध आंदोलन आपका होता है। इसी प्रकार से पंजाब में अकालियों ने किसने भाई, अकालियों ने भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध आंदोलन, भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। विरुद्ध आंदोलन, तो ये अनेक क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में इसे हम क्या है देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि कहाँ पर किस रूप में यह आंदोलन चला। आगे मित्रों यहाँ पर हम ये देखते हैं असहयोग आंदोलन में यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स का यहाँ पर क्या करते हैं, विरोध। तो सबसे जहाँ पर जो आपका आक्रामक होता है वो आपका प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का क्या होता है, भारत आगमन का विरोध किया गया। जब प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया गया, जगह जगह इनके विरुद्ध आंदोलन किए गए, तब ब्रिटिश सरकार यानी सरकार ने कठोर कदम उठाया। सरकार ने दमन के लिए कठोर कदम उठाया। और इसी कठोर कदम के विरोध में कठोर कदम उठाया गया
और यही एक घटना आपके कठोर कदम की ही घटना है जो बाद में चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। चौरी चौरा कांड। आइए अब हम देखते हैं कौन सा कांड आपका होता है, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड आपका, ये आपका कब का है, कहाँ का है? चौरी चौरा कांड संयुक्त प्रांत आपका है, संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत में एक आपका जिला कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर। और गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 ईस्वी, 5 फरवरी 1922। यहाँ पर होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक किसानों पर गोलियां चला दी जाती हैं, गोलियां चला दी जाती हैं। ये कारण बनता है, चला दी जाती है, जिससे उग्र भीड़ ने क्या किया? उग्र भीड़ ने दरोगा सहित 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया, यानी थाने में ही आग लगा दी और जिंदा जला दिया। यही घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। यही घटना आपकी क्या है? चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड में ये 22 में हुआ, और चूंकि यह अहिंसात्मक आंदोलन था, महात्मा गांधी का यह अहिंसात्मक आंदोलन था, और इस आंदोलन के बाद यानी इस घटना के बाद महात्मा गांधी का हृदय द्रवित होता है। महात्मा गांधी का हृदय द्रवित होता है, और ये असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 बारदोली में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लेते हैं, तो ये हो गया आपका। अब असहयोग आंदोलन आपका वापस हो जाता है, और मार्च 1922 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार होते हैं कौन भाई? गांधी जी। और इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, 6 वर्ष की सजा होती है। किंतु ये पहले ही आपके क्या होते हैं? छोड़ दिए जाते हैं। अस्वस्थ होने के कारण महात्मा गांधी को पहले छोड़ दिया जाता है। जब यह असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो इनका अलग अलग नेताओं ने अपने अलग अलग वक्तव्य दिए। जैसे मोतीलाल नेहरू ने ये कहा कि यदि कन्याकुमारी का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं करता तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को नहीं मिलनी चाहिए। लाला लाजपत राय ने भी इसी तरह कहा कि यदि एक क्षेत्र या एक गांव आपका पाप करता है तो उस पाप की सजा पूरे देश को नहीं मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, ऐसे समय में असहयोग आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। ये 3 वक्तव्य भी आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। आइए मित्रों, यहीं पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। कल हम फिर इसी समय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक बार फिर सबको नमस्कार।